हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, फाइन होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग लेक्चर 2 में अपने बात किए थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन, जी के वैल्यू में वेरिएशन देखे थे एंड फ्री फॉल के बारे में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की थी। तो बेसिकली आज के इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग बात करने वाले हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और हम बात करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड मास एंड वेट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वी नो दैट, आपको अच्छी तरीके से पता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के कंडीशन में होती है तो वह एक एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करती है, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन के एक्सपीरियंस करती है, जैसे ये पृथ्वी द्वारा इस पर ग्रेविटी फोर्स अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रही है तो पृथ्वी इस पर कौन सा एक फोर्स लगाती है, ग्रेविटी फोर्स लगाती है। तो ग्रेविटी जब फोर्स लगाती है तो ये एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस करता है, और ये एक्सेलरेशन जो होता है वह किस पे डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि यदि वह एक्सेलरेशन जो है बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता है तो इसका कहने का मतलब ये हो कि चाहे वो आपका हालो ऑब्जेक्ट हो या फिर सॉलिड ऑब्जेक्ट हो या फिर बिग या फिर स्मॉल, तो ये सेम रेट से गिननी चाहिए। ये गैलीलियो ने आपको प्रूव करके बता दिया था। जब मैं फ्री फॉल की कंडीशन बता रहा था, जब फ्री फॉल में टॉपिक पढ़ा रहा था, उसमें सारी चीज़ें मैंने एक्टिविटी बताई थी। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता बताने की आपको ज़रूरत है। तो हम क्या करते हैं कि जब ये बॉडी फ्री फॉल हो रहा है तो एक्सेलरेशन एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक्सेलरेशन किसकी वजह से एक्सपीरियंस कर रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स के कारण। तो यहाँ पे हम ए की जगह हम जी को लिख सकते, ए को जी से रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। तो मैंने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन बताए थे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने क्या बताए थे, जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने 3 इक्वेशंस बताए थे, ठीक है। तो पहला जो हमारा इक्वेशन था v बराबर u प्लस ए टी, ये अब मैं जब मोशन चैप्टर पढ़ा रहा था तब मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को मैंने बताया था। और दूसरा यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये 3 इक्वेशंस मैंने वहाँ पे बताए थे आपको। अब मैं क्या करूँगा, अब ए की जगह पे मैं ए को जी से मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो हम ये किसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन देख रहे हैं, फ्री फॉल बॉडी के लिए, फॉर फ्री फॉल ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा बनेगा वो आपका पहला एंड सेकेंड एंड देन थर्ड। तो क्या बनेगा हमारा, v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, ठीक है। एंड एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी होल स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये आपका बनेगा, ठीक है। हम ए की जगह ए को जी से रिप्लेस कर दिए, ठीक है। समझ में आया ना। अब देखिए यहाँ पे जब आप, अब जी की वैल्यू में कुछ वेरिएशन होंगे, जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेंगे कब नेगेटिव लेंगे, इसको हम देख लेते हैं। देखिए जब आप अर्थ से, ठीक है, जब आप अर्थ के सरफेस से एच हाइट पे जाएंगे, ठीक है, जब मतलब आप अर्थ से जब ऊपर की तरफ जाएंगे तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू होगी ना वह निगेटिव होगी। नेगेटिव मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। जब आप अप साइड से डाउन साइड आएंगे तो उस समय जो जी की वैल्यू होगी ना पॉजिटिव लेंगे आप। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जी की वैल्यू कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव, एक प्रॉपर वे में, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है इफ द मोशन ऑफ द बॉडी अप टू डाउन, जब बॉडी का मोशन अप से डाउन साइड हो रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और इफ द मोशन ऑफ द बॉडी डाउन टू अप, जब वह नीचे से ऊपर उसको हम फेंक रहे हैं तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू होगी निगेटिव होगी। इसका जी की वैल्यू पॉजिटिव मतलब 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा क्योंकि जब इसका आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो बहुत सारे लोग का क्वेश्चन यहीं पे गलती हो जाता है। जी की वैल्यू जहाँ पे पॉजिटिव लेना चाहिए वहाँ नेगेटिव ले लेते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए वहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस पर मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिया है क्योंकि मैंने वहाँ पे जी की वैल्यू में वेरिएशन बताए थे कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेनी है। तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इस क्वेश्चन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अ बॉल इज थ्रोन अप विथ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, एक बॉल को 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका जाता है। तो इसमें आपसे पूछा है हाउ विल इट गो बिफोर, तो यह हाउ हाई विल इट गो बिफोर, यह कितने हाइट जाने के बाद इट बिगिंस टू फॉल, या गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका कुछ सिचुएशन ऐसा है,
एक कोई बॉल है, ठीक है, इसको ग्राउंड डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कितने हाइट पर जाने के बाद यह बॉल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। तो देखिए अब यहाँ पे हम जी की वैल्यू क्या लेंगे, पहले जी की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव मैंने बताया था कि जब किसी बॉल को डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकें तो उस समय जो जी की वैल्यू होती है 9.8 माइनस में होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक रीजन और भी हो सकता है क्योंकि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वर्क अगेंस्ट ऑन द ग्रेविटी, तो आप ग्रेविटी के अगेंस्ट भी वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से हम जी की वैल्यू निगेटिव लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड है, इतनी ही तो स्पीड से फेंक रहा है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे हाइट आपसे पूछ रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ए की जगह पे हम जी लेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 15 दिया है, 15 की होल स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू माइनस में है 9.8 हो जाएगा, एंड एच आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका ये 0 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा, ये माइनस में 19.6 इतना आ जाएगा, ठीक है, 19.6 एच, ठीक है। अब इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो एच इक्वल टू हम लिख सकते हैं 225 अपॉन 19.6। तो एच की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 11.3 मीटर। देखिए आंसर इतना ही आया है, सॉरी 11.4 होगा, ठीक है। तो जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका बॉल है, वह इतने हाइट पे 11.4 मीटर की हाइट पे जाएगा, एक्शन में फॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपका जो मेन रोल इंपॉर्टेंट रोल फैक्टर है वह जी की वैल्यू है, कब पॉजिटिव लेनी है कब निगेटिव लेनी है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मास एंड वेट के बारे में, देखते हैं कि वो क्या होता है। ठीक फ्रेंड्स, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट। तो पहले हम समझते हैं मास क्या होता है। तो मास क्या होता है कि जैसे एक बॉडी आप यहाँ पे सपोज कर लीजिए, तो मास को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तो कहने का मतलब कि कोई भी बॉडी कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर अपने अंदर कंटेंट करके रखती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर जितना कोई भी बॉडी अपने अंदर कंटेंट करके रखेगी वही उस बॉडी का मास होता है। तो उसी को हम बोलते हैं मास। ठीक है, इसको हम m से डिनोट करते हैं, मास को हम m से डिनोट करते हैं, और इसको इसकी मेजर करने की यूनिट क्या होती है, केजी में इसको हम मेजर करते हैं। किस में मेजर करते हैं, केजी में। और देखिए एक आर्म बैलेंस होता है, आर्म बैलेंस। तो जैसे अगर किसी बॉडी का आपको मास चाहिए तो आर्म बैलेंस की हेल्प से, आर्म बैलेंस कुछ लाइक दिस ऐसे होता है। ठीक है, तो मतलब ये संतुलित तुला, मतलब संतुलित तराजू, जो मतलब दोनों तरफ सेम हो तभी तो आपका बैलेंस माना जाता है। तो आर्म बैलेंस की हेल्प से इसको हम मेजर करते हैं। और आप देखेंगे केमिकल बैलेंस होता है। तो केमिकल बैलेंस एक ऐसा बैलेंस होता है जो कि एक्यूरेट आपको मास मेजर करके देता है, एक्यूरेट मास मेजर करके देता है केमिकल बैलेंस। ठीक है, तो ये बेसिकली जैसे केमिकल लेबोरेटरी होती है, उसमें केमिकल्स को मेजर करने के लिए वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक निश्चित रेशियो, एक एक्यूरेट रेशियो की नीड होती है, इसलिए हम केमिकल बैलेंस, तो केमिकल बैलेंस की हेल्प से आपको एक्यूरेट मास मिलता है किसी भी बॉडी का। ठीक है, और ये जो आर्म बैलेंस जनरल टर्म में, इसको जनरल चीज़ों में इसको यूज़ करते हैं, आर्म बैलेंस, जैसे तराजू बोलते हैं उसको ना। तो आर्म बैलेंस की हेल्प से हम मास को मेजर करते हैं, इसको हम केजी में मेजर करते हैं और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। तो देखिए मास जो होती है वह कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, नेवर कैन बी जीरो। तो मास हमारा, जैसे मैं आपसे पूछूं आपका मास कितना है, तो क्या आपका मास जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मास कभी जीरो ना होने का मतलब है कि जो हमारा मास होता है, मास ऑलवेज कांस्टेंट। अब ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब, नेवर जीरो का मतलब मैंने समझा दिया कि ऑलवेज कांस्टेंट होता है। ऑलवेज कांस्टेंट का मतलब होता है कि मास जो है प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती। जैसे अगर आप अमेरिका में हैं, या अभी मान लीजिए इस टाइम पे आप मान लीजिए इंडिया में, ठीक है, इंडिया में आपका मास मान लीजिए 50 kg है। ठीक है, तो 50 kg आपका मास है।
अगर आप इंडिया के बाहर जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो क्या आपका मास बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो मास हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है, वेरी नहीं करती है, प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करेगी, और ये कभी जीरो नहीं हो सकती है। और मास को हम किस में मेजर करते हैं? केजी में मेजर करते हैं। मास को हम एम से डिनोट करते हैं। मास क्या होता है? द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट ऑफ ए बॉडी इज नोन एज द मास। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और मास को हम कैसे बैलेंस करते हैं? एक आर्म बैलेंस होता है जो कि संतुलित तुला बोलते हैं, उसको हम मेजर करते हैं। और अगर आपको एक्यूरेट मास चाहिए तो आपको केमिकल बैलेंस की हेल्प से आप एक्यूरेट मास वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने मास के बारे में जो भी चीज़ें हो सकती है पॉसिबिलिटी, वो सारी चीज़ें बता दिया, समझा। अब हम समझते हैं वेट क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, वेट को हम W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वेट क्या होता है? वेट एक तरीके का फोर्स होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जो हमारा अर्थ होता है प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो अर्थ का अट्रैक्शन है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, बॉडी के मास पे और दूसरा उसके ग्रेविटी पे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हम ये लिख सकते हैं इज नोन एज द वेट। तो F इक्वल टू एम में लिख सकते हैं। भाई किसी एम बॉडी मास पे अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है पृथ्वी के द्वारा, तो उसमें कुछ तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे एक्सीलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है? पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स द्वारा, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी फोर्स भी बोलते हैं, जैसा कि मैंने समझाया था। और एम क्या है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट एम पे। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो कि पृथ्वी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू एम जी। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन, हमारा वेट का डिफिनेशन क्या कहता है कि वेट क्या होता है? किसी भी बॉडी पे जब अर्थ के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उस वही हमारा क्या होता है? बॉडी का वेट। तो यहाँ पे हम F की जगह पे W लिख सकते हैं, W इक्वल टू एम जी लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जैसे बॉडी होता है ना, तो जो बॉडी का वेट होता है वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जो बॉडी का वेट होता है ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ऐसा कुछ। ठीक है, अब वेट, अब देखिए यह वेट जो है, वेट एक तरीके का फोर्स है। F इक्वल टू वेट एक तरीके का फोर्स है। तो हम फोर्स को किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में। फोर्स को हम न्यूटन में मेजर करते हैं। जैसा कि सभी लोग बोलते हैं कि आपका वेट कितना है, तो वेट नहीं आप बोलते हैं, आप बोलिए कि आपका मास कितना है। वेट एक तरीके का फोर्स है भाई, वेट को हम न्यूटन में मेजर करके बोलते हैं कि आपका वेट कितना है, 50 kg लिखते हैं। ये रॉन्ग है। दिस इज अ फोर्स, दिस इज अ फोर्स, वेट इज अ फोर्स नॉट अ मास। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो वेट एक तरीके का फोर्स होता है जिसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। डब्लू जो हमारा आता है वो न्यूटन में आता है क्योंकि एक तरीके का फोर्स है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए जो वेट होता है उस, जैसे यहाँ पे देखिए आपका जो मास था वह नेवर जीरो, वह जीरो नहीं हो सकता था। ठीक है, वह जीरो नहीं हो सकता था। और प्लेस टू प्लेस मास चेंज भी नहीं होता। जैसे आप इंडिया में तो आपका मास अगर 60 kg 60 kg ही रहेगा। अगर आप इंग्लैंड में जाते हैं तब भी वहाँ पे उतना ही मास रहेगा। लेकिन जो हमारा वेट होता है ना वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। वेट हमारा जीरो हो सकता है, वेट हमारा जीरो हो सकता है। तो अब देखिए कि वेट हमारा जीरो कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है जो वेट इक्वल टू क्या होता है? mg होता है। तो g जो होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। अगर आप g की वैल्यू देखेंगे, g की जो g होगा यहाँ पे अर्थ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन अगर आप यहीं पे मून पे जाएंगे तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर आप स्पेस में जाएंगे तो g वहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो स्पेस में जो ग्रेविटी होता है वो जीरो हो जाता है, तो वहाँ पे वेट भी हमारा जीरो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वेट हमारा जो होता है प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, और जो हमारा मास होता है वो प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है। मास अगर आपका यहाँ पे 60 kg है अर्थ पे, तो आप मून में जाइए, मून पे चले जाइए, फिर स्पेस में चलिए, आपका मास वहीं रहने वाला है। लेकिन वेट आपका चेंज हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो वेट एक तरीके का फोर्स है जो कि पृथ्वी के अट्रैक्शन फोर्स द्वारा लगाया जाता है, पृथ्वी के द्वारा लगाया जाता है। आई होप आपको वेट एंड मास आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका एक प्रॉपर डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या होता है? द मास ऑफ द बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इट। तो किसी भी बॉडी का अगर मास आपको जानना है तो वो कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर अपने अंदर कंटेंट कर रही है, वही हमारा बॉडी का मास होता है। तो इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम से, स्मॉल एम से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, मतलब इसको किस में मेजर किया जाता है? किलोग्राम में मेजर किया जाता है मास को। ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी कॉमनली मेजर्ड बाय एन इक्वल आर्म बैलेंस। जैसा कि मैंने बताया इक्वल आर्म बैलेंस इसको से मेजर किया, इक्वल आर्म बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है। द मास ऑफ द बॉडी इज सेम एवरीवेयर। तो जो बॉडी का मास होता है वो सेम होता है, एवरी प्रत्येक जगह सेम होता है। द मास ऑफ द बॉडी कांस्टेंट डज नॉट चेंज। इस बॉडी का जो मास होता है कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी जीरो।
तो बॉडी का मास कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता है, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, इट इज़ द मेजर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हमारा जो मास होता है बॉडी के इनर्शिया को बेसिकली मेजर करता है। आई होप आपको मास वाला डिफिनेशन या मास के बारे में जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी वो मैंने लिख दी है। तो मास एक तरीके का हमारा स्केलर क्वांटिटी है। एक चीज़ और भूल गए, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें केवल वैल्यू की जरूरत थी, मैग्नीट्यूड की जरूरत थी, डायरेक्शंस की कोई नीड नहीं होती है मास के लिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं वेट। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका डिफिनेशन है, या आप ये लिख सकते हैं द अर्थ अट्रैक्शन फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अर्थ का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है ऑब्जेक्ट पे, उसी को हम बोलते हैं वेट, ये भी लिख सकते हैं। तो इट इज़ डिनोटेड बाय डब्ल्यू, इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और इट इज़ मेजर इन द न्यूटन, इसको न्यूटन में मेजर करते हैं। क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स है, जैसा कि मैंने बताया। तो द वेट चेंज प्लेस टू प्लेस, तो जो इसका कैसे ये वेट W=mg आया, इसका यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। द अट्रैक्शन डिपेंड ऑन टू फैक्टर, तो जो फोर्स का, जिसे अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर हम देखें तो द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेट। तो जो अर्थ का जो अट्रैक्शन होता है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहला ऑन द ऑब्जेक्ट मास एंड दूसरा ऑन द अर्थ ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अर्थ सभी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी सेंटर की तरफ। तो द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स, तो द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स, तो हम यहाँ पे F=m में लिख सकते हैं। तो हियर ये क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द अर्थ अट्रैक्शन फोर्स, तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस बाय द अर्थ अट्रैक्शन फोर्स, और मास द डाउनवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो जो मास है बॉडी के डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू F=mg, ठीक है, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो किसके द्वारा लग रहा है, पृथ्वी के ग्रेविटी द्वारा लग रहा है ना, ग्रेविटी फोर्स द्वारा ही तो लग रहा है वहाँ पे। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन आपको पता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन बॉडी इज नोन एज द वेट, तो W=mg आ गया। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि इट विल बी ये जीरो कैसे हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर मास अर्थ पे जो आपका बॉडी का वेट है वो कुछ और होगा, मान लीजिए कुछ होगा, लेकिन अगर आप चंद्रमा पर जाएंगे तो आपके बॉडी का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्पेस में चले जाएंगे तो उस कंडीशन में वहाँ पे क्या होता है, जो आपके बॉडी का जो वेट होता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जी जो होता है, जी की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। जैसा कि मैंने आपको जब ग्रेविटी फोर्स बता रहा था, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो आई होप आपको ये जो वेट वाला कॉन्सेप्ट है और मास वाला कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा कि वेट एंड मास में क्या डिफरेंस है। तो वेट जो होता है हमारा वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है, वेट को हम न्यूटन में मेजर करते हैं, वेट एक तरीके का फोर्स है। और जबकि हमारा जो मास होता है, मास को हम किस में मेजर करते हैं, किलोग्राम में मेजर करते हैं, और मास हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करती है, मास कभी भी जीरो नहीं होता, वेट हमेशा जीरो, वेट जीरो हो सकता है लेकिन मास जीरो नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक पढ़ाए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून। इससे पहले हम लोगों ने वेट एंड मास के बारे में डिस्कशन किया। जैसा कि मैंने बताया मास जो है प्लेस टू प्लेस वेरी नहीं करता है, बट वेट हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, क्योंकि वेट एक तरीके का फोर्स है। तो वेट का जो मैंने फार्मूला बताया था W=mg, ठीक है। तो बेसिकली इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज द योर अर्थ। तो अर्थ पे मान लीजिए किसी भी बॉडी का मास मान लीजिए, ठीक है, 10 kg है, ठीक है। और जब इसी सेम बॉडी को हम मून पे लेके जाते हैं तो इसका मास तो चेंज तो होने वाला नहीं है भाई, मास तो वेरी करता नहीं है, मास प्लेस प्लेस चेंज नहीं होता है प्लेस टू प्लेस। तो मून पे मास और अर्थ पे मास तो सेम होने वाला है, बट हम इस बॉडी का जो वेट है अर्थ पे कितना होगा, मान लीजिए अगर इस बॉडी का वेट निकालना होगा तो वेट इक्वल टू कितना होता है, mg होता है। तो इसका मास इतना है, g की वैल्यू हम मान लीजिए 9.8 ले लेते हैं, तो 98 न्यूटन हो गया। तो इस बॉडी का जो वेट है अर्थ पे 98 न्यूटन है। तो जब इस बॉडी को हम मून पे लेके जाएंगे तब इसका वेट कितना होगा, इस 10 kg मास वाले ऑब्जेक्ट का वेट इस मून पे कितना होगा। तो बेसिकली इस टॉपिक में बेसिकली हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं और इससे हम रिलेट करेंगे। पहले हम अर्थ पे इस बॉडी का वेट निकालेंगे, फिर हम मून पे इस बॉडी का वेट निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो हमको वहाँ पे एक फार्मूला मिल जाएगा, कुछ ऐसा फार्मूला मिलेगा, लाइक समथिंग ऐसा कुछ समथिंग मिल जाएगा हमको 1/6 करके, ऐसा कुछ समथिंग फार्मूला हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो चलिए उसको प्रॉपर वे में यहाँ पे हम देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं, तो हम उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई हैं। तो हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो मास है m है,
और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है मून पे WM, एंड मून का जो मास है AMM, एंड मून का जो रेडियस है, यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सपोज की है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये फार्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इस फार्मूले में हम मून का मास एंड मून का रेडियस की वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा, ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी, ठीक है, ये लाइक दिस। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ही हम सपोज कर लेते हैं कि जो उस ऑब्जेक्ट का जो मास है अर्थ पे m है, और अर्थ का जो वेट है WE है, अर्थ का जो मास है AME है, एंड अर्थ का जो रेडियस है RE है। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द ग्रेविटेशन, ठीक है, तो इसमें हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे, और इसमें अर्थ का मास एंड अर्थ का रेडियस की वैल्यू जब हम रखेंगे तो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नाउ डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को हम डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर हमको क्या मिलेगा, ये WM अपॉन WA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितनी वैल्यू आई है 2.431 10 टू पावर कितना है आपका 10 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1.474 10 टू पावर 11, और ये आपका जो GM में है, और GM यहाँ पे कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करने पे ये 0.165 या 1/6 लिख सकते हैं। तो हमारा जो नेट आ गया, फार्मूला क्या निकल के आ गया, इतना, या यू कैन राइट एज WE इक्वल टू 6WM, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, ये भी हो सकता है। इसका कहने का मतलब क्या है, मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे मैं वो क्या किया था, मैंने वहाँ पे क्या लिया था, 10 kg मास का एक ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, यहाँ पे आप समझ लीजिए। ऐसे मैंने अर्थ पे मैंने 10 kg का मास का एक ऑब्जेक्ट लिया था, ठीक है, 10 kg, इसका मास कितना था, 10 kg था, ठीक है। तो अर्थ पे इसका वेट मैंने निकाला था कितना, 98 न्यूटन, 98 न्यूटन मैंने यहाँ पे अर्थ पे इसका वेट निकाला था। फिर मैंने आपसे पूछा कि इसका मून पे वेट कितना होगा, मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन मून पे वेट कितना होगा, तो मून पे वेट कितना हो जाएगा 98/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उससे हम क्या करेंगे, 1/6 से जब डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट कितना आपका आ जाएगा, नियर अबाउट का 16 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ आएगा। तो देख रहे हैं कि अर्थ पे उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है 98 न्यूटन है, लेकिन हम जैसे ही मून पे उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं तो उसका जो वेट है 16.4 समथिंग हो जा रहा है, इतना न्यूटन। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए वेट हमारा कैसे वेरी कर रहा है, जबकि मास हमारा सेम है। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि वेट एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून पे कितना होगा। तो मैंने ये बताया कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज इक्वल टू 1/6 गुना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। तो मैंने ये चीज़ बताया। तो इस पर हम लोग इस टॉपिक पे क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्रेविटी फोर्स ऑन द मून सरफेस इज 1/6 टाइम्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो जो ग्रेविटी होता है वह ग्रेविटी फोर्स मून पे होता है वह 1/6 गुना कम होता है अर्थ पर, ठीक है। तो व्हाट विल बी द मास ऑफ 10 kg ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड द अर्थ सरफेस। तो आपको 10 kg मास का जो ऑब्जेक्ट अगर आप मून पे लेके जाते हैं तो वह कितना होगा एंड द अर्थ सरफेस। मतलब अर्थ सरफेस मान लीजिए उस जो मास है 10 kg का जो मास है, मान लीजिए अर्थ पे उसका जो मास है 10 kg है, जब उसको आप मून पे ले जाते हैं तब उसका वेट कितना होगा, समझ में आया। तो हम पहले क्या करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी या फिर ऑब्जेक्ट कितना है 10 kg, ग्रेविटी फोर्स ऑफ द अर्थ कितना होता है, अर्थ का ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेट कितना हो जाएगा, W इक्वल टू mg हो जाएगा। तो m 10 दिया है, g 9.8 दिया है, तो 98 न्यूटन हो गया। समझ में आया। तो ये अर्थ पे उस बॉडी का वेट हो गया ऑन द अर्थ। अब इस बॉडी का जो इस बॉडी का जो वेट है हमको मून पे निकालना है। तो आपको पता है
वेट ऑफ द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। अभी मैंने ये निकाला क्या होता है, 1/6 गुना अर्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो अब हमको क्या निकालना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमने अर्थ पे निकाला है उस ऑब्जेक्ट का वेट, तो कितना है 98 न्यूटन। तो 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करने पे कितना आ रहा है 16.3 न्यूटन। तो कहाँ पे वेट होगा, मून पे इतना वेट होगा। देख रहे हैं 98 से डायरेक्टली 16.3 आ जा रहा है, इतना न्यूटन, इतना घट जा रहा है हमारा वेट मून पे जाते हैं। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 16.3 न्यूटन। तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून इज 16.3 न्यूटन आ गया। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी का वेट देखिए कैसे प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है। जब हम अर्थ पे थे तो 98 न्यूटन था, जब हम मून पे गए तो उसका डायरेक्टली वेट 1/6 गुना कम हो गया, 16.3 न्यूटन हो गया। समझ में आया। तो फ्रेंड्स, यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।